गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस लॉ में प्रस्ताव की स्वीकृति एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल के बारे में चर्चा करेंगे। वह व्यक्ति जिसके समक्ष प्रस्ताव किया गया है प्रस्ताव के प्रति अपनी सम्मति प्रकट कर देता है तो प्रस्ताव स्वीकृत हुआ समझा जाता है। ये जो परिभाषा दी गई है ये सेक्शन 2B में दी गई है। तो इस परिभाषा में स्वीकृति के बारे में कहा गया है कि स्वीकृति किसी प्रस्ताव पर सम्मति यानी एसेंट प्रकट करने से होती है। प्रस्ताव ग्रहीता ऐसी सम्मति को किसी भी प्रकार गर्भित हो सकती है, लिखित हो सकती है, मौखिक हो सकती है अथवा सांकेतिक किसी भी रूप में प्रकट कर सकता है, जब तक कि प्रस्ताव में ही किसी विशेष रीति से सम्मति देने के लिए नहीं कहा गया है। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इसमें यह जरूरी नहीं होगा कि प्रस्ताव की स्वीकृति केवल हाँ या सकारात्मक रूप में ही हो सकती है, नकारात्मक या ना में भी या नहीं में भी हो सकती है। तो इस तरीके से अब स्वीकृति कौन दे सकता है? स्वीकृति देने के लिए उसकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर विशिष्ट प्रस्ताव है, प्रस्ताव जो है अगर विशिष्ट है तो विशिष्ट प्रस्ताव की दशा में उसी व्यक्ति द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति दी जा सकती है जिसे प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताविती के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति स्वीकृति नहीं दे सकता है। इस संबंध में बोल्टन बनाम जोन्स का मामला विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस मामले में एक व्यापारी ने अपना सारा कारोबार अपने मैनेजर बोल्टन को बेच दिया। जिस दिन कारोबार की बिक्री हुई उसी दिन शाम को जोन्स नामक एक व्यक्ति ने कारोबार के वास्तविक स्वामी के व्यक्तिगत नाम से एक क्रयादेश भेजा। कारोबार के नए स्वामी बोल्टन स्वयं ने ही सारा माल बेच दिया, किंतु जोन्स ने मूल्य का भुगतान करने से इनकार कर दिया। इस पर बोल्टन ने न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। निर्णय दिया गया कि बोल्टन जोन्स से धनराशि वसूल नहीं कर सकता। न्यायाधीश ने लिखा कि यदि कोई व्यक्ति ए से अनुबंध करने के अभिप्राय से प्रस्ताव रखता है तो बी उस प्रस्ताव के अधीन कोई अधिकार नहीं रख सकता है। और नेक्स्ट है इसका, अगर साधारण या सामान्य प्रस्ताव है तो साधारण प्रस्ताव समस्त जनता या विश्व के समक्ष किया गया प्रस्ताव होता है। अतः ऐसे प्रस्ताव की स्वीकृति उस जनता में से कोई भी व्यक्ति दे सकता है। ऐसी स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों का पालन करके दी जा सकती है। कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का मामला इस नियम का प्रमुख आधार है। इस बारे में अपन कभी और चर्चा करेंगे। अब इसका स्वीकृति का जो प्रभाव है वो क्या है? इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल, यानी प्रस्ताव अगर स्वीकृत हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? वचन। किंतु जब तक स्वीकृति नहीं दी जाती है प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार बिना प्रस्ताव के स्वीकृति देने का भी कोई मतलब नहीं है। अकेला प्रस्ताव अथवा अकेली स्वीकृति प्रभावहीन, अक्षम अथवा शक्तिहीन होती है। जब तक वे अलग अलग रहते हैं ठहराव का निर्माण नहीं कर सकते। जो ही प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी जाती है दोनों पक्षकारों के बीच ठहराव का जन्म होता है। यदि ये ठहराव वैध होता है तो दोनों पक्षकारों को एक दूसरे के विरुद्ध कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।
जिससे ये दोनों पक्षकार एक दूसरे को अपने अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य कर सकते हैं। अब स्वीकृति के संबंध में कुछ वैधानिक नियम है। जैसे स्वीकृति पूर्ण तथा शर्त रहित होनी चाहिए। वेद स्वीकृति के संबंध में प्रथम नियम ये लागू होता है कि स्वीकृति पूर्ण शर्त रहित होनी चाहिए। उसमें किसी तरह की अलग से शर्त नहीं हो। तो भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश SM सीकरी ने एक मामले में विचार व्यक्त करते हुए लिखा कि स्वीकृति पूर्ण एवं शर्त रहित होनी चाहिए। सशर्त स्वीकृति विधि की दृष्टि में कोई स्वीकृति नहीं है। यदि संपूर्ण प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं दी जाती है तो वह स्वीकृति वैध स्वीकृति नहीं मानी जा सकती है। इसी प्रकार यदि स्वीकृति में किसी प्रकार की कोई शर्त जोड़ दी जाती है तो भी वह वैध स्वीकृति नहीं मानी जाएगी। भारत के उच्चतम न्यायालय ने स्वीकृति की पूर्णता को महत्वपूर्ण मानते हुए एक मामले के निर्णय में लिखा है कि प्रस्ताव एक भाग की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। यदि प्रस्ताव संयुक्त भाव से किया गया है तो प्रस्ताव ग्रहीता संयुक्त भाव से ही स्वीकृति दे सकता है। किसी भी संयुक्त प्रस्ताव के किसी एक भाग को स्वीकार नहीं किया जा सकता और स्वीकृता ऐसे भाग की स्वीकृति से प्रस्तावक को बाध्य भी नहीं कर सकता है। इस संबंध में जॉर्डन बनाम नॉर्टन का मामला है। इस मामले में नॉर्टन ने जॉर्डन का एक घोड़ा एक निश्चित मूल्य पर इस शर्त पर खरीदने का प्रस्ताव किया कि घोड़ा जोतने पर ठीक तथा शांत स्वभाव का होगा। जॉर्डन ने निश्चित मूल्य पर घोड़ा बेचना स्वीकार कर लिया, किंतु घोड़ा जोतने पर ठीक और शांत स्वभाव के होने की शर्त के बदले ये आश्वासन दिया कि घोड़ा दोहरे साज में जुता होने पर ठीक और शांत स्वभाव का रहेगा। इस प्रकार जॉर्डन ने शर्त को बदल दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह वैध स्वीकृति नहीं है। या जॉर्डन ने नॉर्टन के प्रस्ताव की स्वीकृति के स्थान पर प्रति प्रस्ताव रख दिया है। तो इस संदर्भ में ये ध्यान भी रखना चाहिए कि शर्त युक्त तथा अपूर्ण स्वीकृति नहीं बल्कि प्रति प्रस्ताव यानी काउंटर ऑफर बन जाती है। ऐसी स्थिति में मूल प्रस्ताव समाप्त हो जाता है और प्रति प्रस्ताव ही प्रस्ताव बन जाता है। नेक्स्ट है प्रस्ताव की स्वीकृति में प्रस्ताव की शर्तों की स्वीकृति भी शामिल है। जब प्रस्ताव की स्वीकृति दी जाती है तो ये भी माना जाता है प्रस्ताव के साथ जोड़ी गई शर्तें भी स्वीकार कर ली है। नेक्स्ट है स्वीकृति प्रस्ताव में निश्चित की गई विधि के अनुसार होनी चाहिए। यदि प्रस्तावक ने प्रस्ताव की स्वीकृति की कोई विधि निश्चित कर दी है तो प्रस्ताव की स्वीकृति उसी विधि से दी जानी चाहिए। यदि स्वीकृता किसी अन्य विधि से स्वीकृति दे देता है तो प्रस्ताव निर्धारित विधि से स्वीकृति देने पर जोर दे सकता है। यदि प्रस्तावक निर्धारित की गई विधि से स्वीकृति देने पर जोर नहीं देता है तो वह अन्य विधि से दी गई स्वीकृति से बाध्य होगा। इस मामले में भारतीय न्यायालय इस विचारधारा के हैं कि इस धारा के निर्धारित विधि शब्द का यथोचित एवं तर्क संगत अर्थ लगाना चाहिए। अतः यदि प्रस्तावक ने पत्र द्वारा स्वीकृति मांगी है किंतु स्वीकृता व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्वीकृति देता है तो वह वैध स्वीकृति ही मानी जाएगी। नेक्स्ट है निश्चित विधि के अभाव में उचित और प्रचलित विधि से स्वीकृति होनी चाहिए। यदि प्रस्ताव में
स्वीकृति की किसी निश्चित विधि का उल्लेख नगर नहीं किया गया है, तो स्वीकृति किसी उचित एवं प्रचलित विधि से दी जानी चाहिए। किंतु प्रश्न ये है कि उचित विधि क्या होगी, ये परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। किंतु सामान्य परिस्थितियों में डाक द्वारा स्वीकृति भेजी जा सकती है और ऐसा करने से स्वीकृति वैध मानी जाएगी। किंतु यदि प्रस्ताव तार द्वारा किया जाता है तो स्वीकृति भी तार द्वारा दी जानी चाहिए। व्यवहार में यही देखा जाता है। नेक्स्ट है, स्वीकृति निर्धारित समय पर दी जानी चाहिए। स्वीकृति के वैध होने के लिए यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि स्वीकृति एक निश्चित समय में दी जाए। निर्धारित समय बीतने के बाद दी गई स्वीकृति से अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, निश्चित समय के अभाव में उचित समय में स्वीकृति होनी चाहिए। यदि प्रस्ताव में स्वीकृति के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया है तो स्वीकृति उचित समय में दी जानी चाहिए। धारा 6 में इसका उल्लेख है। उचित समय एक सापेक्षिक शब्द है जो समय एवं परिस्थितियों के अनुसार रहता है, अतः प्रत्येक स्थिति में उचित समय भिन्न होगा। उचित समय के बीतने के बाद दी गई स्वीकृति का कोई महत्व नहीं होगा। एक मामले में अंशों के आवंटन के संबंध में 5-6 महीनों के समय को भी उचित समय नहीं माना गया है तथा आवेदक को आवंटन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया था। नेक्स्ट है, स्वीकृति प्रस्ताव की शर्तों का निष्पादन करके दी जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव की स्पष्ट रूप से स्वीकृति नहीं देता है बल्कि प्रस्ताव में वर्णित शर्तों को पूरा कर देता है तो भी स्वीकृति हुई मानी जाएगी। इस संबंध में कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का मामला उदाहरणीय है। नेक्स्ट है, स्वीकृति स्पष्ट अथवा गर्भित हो सकती है। जब स्वीकृति शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करके अथवा लिखित रूप में दी जाती है तो वह स्पष्ट स्वीकृति कहलाती है। जब शब्दों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से स्वीकृति प्रदान की जाती है तो वह गर्भित स्वीकृति कहलाती है। नेक्स्ट है, प्रस्ताव की जानकारी के बिना स्वीकृति देना बेकार है। यदि कोई व्यक्ति प्रस्ताव की बिना जानकारी के स्वीकृति देता है तो उस स्वीकृति का कोई महत्व नहीं होता है। लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त के मामले में ये जानकारी और ये स्पष्ट कर दिया गया था कि बिना प्रस्ताव की जानकारी के स्वीकृति देना व्यर्थ है। इसी आधार पर लालमन के इनाम प्राप्त करने के दावे को रद्द कर दिया गया था। नेक्स्ट है, स्वीकृति उसी व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए जिसको प्रस्ताव किया गया है। यदि प्रस्ताव किसी एक व्यक्ति से किया जाता है और स्वीकृति कोई अन्य व्यक्ति देता है तो वह वैध स्वीकृति नहीं मानी जा सकती है। इस संबंध में बोल्टन बनाम जोन्स का मामला है जिसका अभी अपन ने जिक्र किया था। नेक्स्ट है, सामान्य प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति स्वीकार कर सकता है। यदि सामान्य प्रस्ताव है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति प्रस्ताव की शर्तों का पालन करते हुए प्रस्ताव की स्वीकृति दे सकता है। ये सिद्धांत कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के नाम से भी प्रतिपादित किया गया है। नेक्स्ट है, स्वीकृति का संवहन होना आवश्यक है। स्वीकृति के वैध होने के लिए यह भी आवश्यक है कि स्वीकृति का संवहन कर दिया गया हो। केवल स्वीकृति देने की बात मन में सोच लेने या स्वीकृति के लिए सभी कार्य करने से स्वीकृति नहीं हो जाती है। स्वीकृति तभी वैध मानी जाएगी जबकि मन में सोची गई बात को अथवा स्वीकृति देने के संबंध में किए गए कार्यों को प्रस्तावक की जानकारी में लाने के उचित प्रयास कर दिए गए हैं। वैधानिक दृष्टि से उस मानसिक अथवा मौन स्वीकृति को स्वीकृति नहीं माना जा सकता है जिसे शब्दों अथवा आचरण द्वारा प्रकट नहीं किया गया है।
नेक्स्ट है, मौन रहना स्वीकृति का लक्षण नहीं है। यद्यपि प्रस्तावक द्वारा स्वीकृति की विधि अवश्य तय की जा सकती है, किंतु मौन रहने को स्वीकृति नहीं माना जा सकता। जिस व्यक्ति के सामने प्रस्ताव किया जाता है, यदि वह कुछ भी नहीं बोलता है तो यह स्वीकृति का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट है, स्वीकृति सक्षम व्यक्ति द्वारा ही दी जानी चाहिए। स्वीकृति के वैध होने के लिए एक नियम यह भी महत्वपूर्ण माना जाता है कि स्वीकृति का संवहन उचित व्यक्ति के द्वारा होना चाहिए, जिसे स्वीकृति का संवहन करने का अधिकार हो। लास्ट है इसका, औपचारिक अनुबंध की शर्त पर स्वीकृति वैध स्वीकृति नहीं है। स्वीकृति वैध स्वीकृति कब होगी? यानी यदि स्वीकृति देते समय यह शर्त लगा दी जाती है कि अनुबंध या औपचारिक अनुबंध बाद में किया जाएगा अथवा वकील द्वारा परामर्श करके अनुबंध किया जाएगा, तो इसे वैध स्वीकृति नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्वीकृति से पक्षकारों के बीच अनुबंध का निर्माण नहीं हो सकता। इन शब्दों के प्रयोग से ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षकार तब तक बाध्य नहीं होना चाहते हैं जब तक कि औपचारिक अनुबंध न कर लिया जाए। तो ये जब कभी भी प्रस्ताव किया जाता है और उसके लिए स्वीकृति की ज़रूरत होती है तो इन वैधानिक नियमों की पालना करनी चाहिए। धन्यवाद।